हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने इस प्रोनाउन कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के यूज के बारे में कि हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउन। हम बात कर रहे थे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करें सेंटेंस में। समझ में आ रहा है? तो आइए, इसमें हमने कुछ बात कवर किए थे। कंसेप्ट नंबर 1 कवर किए थे, जिसको मैंने बताया था कि वो है आपका वर्ब कंसेप्ट। अब बात मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की, जिसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं है, उसी वर्ब कंसेप्ट में ही एक कन्फ्यूजन है, तो जिसको आप बोलेंगे कन्फ्यूजन नंबर 1। क्या बोलेंगे? कन्फ्यूजन 1 बोलेंगे। अब इस कन्फ्यूजन 1 में हमें किसके बारे में बात करनी है? तो आप बोलेंगे कि सर कन्फ्यूजन 1 में हमें बात करनी है इंपरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करनी है हमें? इंपरेटिव सेंटेंस की। कि यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हम किसे कहते हैं। ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला चीज कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगा, इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा, और दूसरा इसका कंसेप्ट होगा, अगर निगेटिव की मैं बात करूं तो डोंट आएगा, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका अदर वर्ड। तो ये 2 जो आपको ये रूल दिख रहे हैं, ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के रूल हैं। समझ में आया? अब इस इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे पास हिडन रहता है। क्या रहता है? हिडन। हिडन मतलब छिपा रहता है। क्या हिडन होता है? इसमें क्या छिपा होता है? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें छिपा होता है। हिडन की स्पेलिंग क्या होती है? डबल डी ही होता है। ठीक है, HIDDEN हिडन होता है। क्या होता है बताइए? तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, एक काम कीजिए, इसको पहले मिटाइए। हम यहाँ पे लिखते हैं वी, ये इंपरेटिव सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहले दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। समझ रहे हैं? उसके बाद मैं इंपरेटिव की बात करूँगा। पहले इसको समझिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस को बोल कौन रहा है, यानी कि हु इज द स्पीकर ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि इसे बोल कौन रहा है, ये चीज़ आप मुझे थोड़ा सा बताइए। हाँ जल्दी बोलिए। तो आप बोलेंगे क्या कि सर इसको जो बोल रहा है वो आई बोल रहा है। कौन? आई। यानी किसी भी सेंटेंस को हमेशा बोलता है कौन? आई बोलता है। यानी कि आई जो होता है वो होता है स्पीकर, यानी कि वो स्पीकर होता है सेंटेंस का। लेकिन वी क्या है? आप बोलेंगे सर वी जो है ये सब्जेक्ट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बोलता है वो सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट जो है वो वी है, पर इस सेंटेंस को बोलने वाला जो स्पीकर है वो कौन है? आई है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। समझ गए? यानी कि आई हमेशा क्या होता है? स्पीकर होता है। वी जो होता है ये क्या है? सब्जेक्ट है। होता नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूँ, डू दिस वर्क, इस काम को करो, आप जरा बताएंगे इसमें स्पीकर कौन है? इस सेंटेंस को बोल कौन रहा है? आप मुझे जरूर बताइएगा। बताइए। जल्दी बताइए, फटाक से बताइए, बताइए। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। डू दिस वर्क में आपने बताया बिल्कुल सही। क्या सही बताया? कि इसका जो क्या है
स्पीकर है वो आई है। क्यों? क्योंकि आई सबका ही स्पीकर होता है। डू दिस वर्क, इस काम को करो। कौन बोला? मैं बोला। और जिससे मैं बोला वो कौन है? यू है। भाई डू दिस वर्क, इस काम को करो। कौन करो? भाई तुम करो। यानी कि इसमें जो यू है वो सेकंड पर्सन है जिससे ये बात बोली जा रही है। यानी कि फर्स्ट पर्सन का आई हमेशा स्पीकर रहता है और जिससे बोला जाता है वो यू होता है। यानी कि दो चीज़ें इसमें अंडरस्टूड है, मतलब छिपी हुई है। क्या क्या है अंडरस्टूड? कि इसका स्पीकर, स्पीकर कौन है? आई। और कौन सा अंडरस्टूड है? जिससे मैं बोल रहा हूँ वो, यू। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें हमारे अंडरस्टूड होती है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इधर लिख देता हूँ या इधर लिख देता हूँ। दो चीज़ें अंडरस्टूड होती है। कौन कौन सी? पहला चीज़ कि स्पीकर इसका जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, और दूसरा चीज़ स्पोकन टू, जिससे बोला जाए, और वो होता कौन है? यू। समझ रहे हैं? और स्पीकर कौन होता है? आई। ये दो चीज़ें अंडरस्टूड रहती है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कन्फ्यूजन 1। समझ पाए? तो इसीलिए इसका मैंने नाम रखा कन्फ्यूजन 1। अब मैंने बोला डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस सेंटेंस? आपने बोला सर आई इज द स्पीकर ऑफ दिस सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है? आपने बोला सर आई है। और जिससे बोला जाता है वो कौन है? आपने बोला यू है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हिडन है, यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या हो सकते हैं? कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो अब बताएंगे इसमें मुझे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो हमेशा यू ही होता है। जिससे बोल रहे हैं डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो जाएगा या नहीं जाएगा? कौन? यू। पर बोल कौन रहा है? आई। तो जरूरी नहीं है कि जो बोलता है वही सब्जेक्ट होता है। डोंट गो देयर, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? स्पीकर आई, और क्या बोलेंगे? स्पोकन टू, जिससे बोला जाए वो कौन है? यू। इसको अपने भाषा में हम लोग ना बहुत सारे लोग लिसनर्स बोलते हैं, लेकिन कल मैंने इसकी बात की थी कि लिसनर्स बोलना गलत हो जाता है, क्योंकि जो सुनने वाला होता है वो यू नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए तो कोई भी सुन सकता है। समझ गए? तो अब बताइए कि इसमें मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है इसको, और फिर आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूँ। अब आइए, मैंने लिखा लेट ही या हिम डू दिस वर्क। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि ये लेट ही या हिम होगा। तो आपने कहा कि सर मुझे अच्छे से ये बात तैयार करा दी गई है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखें, लेकिन ये लेट है क्या? आपने बोला सर वर्ब है। तो वर्ब जो होता है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है, आपने अच्छे से सीखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस सही है, ही को क्रॉस करना पड़ेगा। तो लेट हिम डू दिस वर्क, तो रटने की जरूरत नहीं कि नहीं लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखें। अरे वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे बोलिए। क्या आप रटेंगे कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट? तो भाई किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्ले के बाद ऑब्जेक्ट, टीच के बाद ऑब्जेक्ट। तो सभी वर्ब के साथ रटने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट समझिए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्टिव केस। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, अलाउ ही या हिम टू गो देयर। अब आप मुझे बताएंगे अलाउ ही या हिम टू गो देयर, अलाउ ही या हिम टू गो देयर, बताइए मुझे। अलाउ क्या है? आपने बोला सर वर्ब है, ठीक। ही या हिम क्या है? कहेंगे सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सही होगा, ये सब्जेक्ट है तो गलत कीजिए, ये सही हो गया। अलाउ हिम टू गो देयर,
यानी कि लेट का मतलब ही हो जाता है अलाउ कर देना, लेट का मतलब ही हो जाता है अलाउ कर देना। तो अब क्या करेंगे, इसको भी याद करेंगे, अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट टू केस लिखें नहीं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू केस, अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट टू केस। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट टू केस आ जाएगा, अगर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट टू केस आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अलाउ हिम टू गो देयर, समझ में आया कि नहीं? आ गया। इसे आप फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी कीजिए। या एक और एग्जांपल लिख दूं क्या? चलिए एक और एग्जांपल लिख देते हैं। देखिए, लेट हर या सी लेट हर या सी, या रुकिए मैं एक और एग्जांपल दूसरा लिख देता हूं, इसको इरेज करके, ठीक है। मैंने लिखा लेट यू एंड आई गो देयर। अब मैंने इस एग्जाम्पल को लिखा, इसमें जरा अब बताएंगे क्या मिस्टेक है, बताइए। लेट यू एंड आई गो देयर, बताइए जरा इसमें क्या मिस्टेक है। व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? बताइए, फटाक से बताइए। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सही है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि लेट के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो कहेंगे हाँ सर ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, तो बात तो ठीक है। फिर कहेंगे आई, ये क्या है? सब्जेक्टिव। तो आप कहेंगे सर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ, समझ में आ रहा है ना कि यू केस ऑब्जेक्टिव है। रुकिए अभी इसका जिक्र कर रहे हैं। लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस और एंड आया कंजंक्शन। क्या आया? कंजंक्शन जोड़ेगा तो सेम सेम चीज़ों को जोड़ेगा ना। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है ना, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद भी इधर ऑब्जेक्ट ही चाहिए। और आपने आई लिखा तो ये गलत कर दिया, तो इसको क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे मी। लेट यू एंड मी गो देयर। कुछ समझ पाए? बिल्कुल समझ पाएंगे। इससे आप फटाक से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। और आपको मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे हमारा है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। तो इसके लिए हम बढ़ेंगे कन्फ्यूजन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? कन्फ्यूजन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। आइए कन्फ्यूजन नंबर 2 देखते हैं। ये कन्फ्यूजन नंबर 2 है, और कन्फ्यूजन नंबर 2 में हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि एक होता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, और दूसरे नंबर पे एक होता है जिसको हम बोल देते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव केस। और जो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है, इसमें होता है एक यू। बाकी जितने भी होते हैं ना, उनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो यू है, यू का सब्जेक्टिव केस वही और ऑब्जेक्टिव केस भी वही। समझ में आया? फिर यहाँ पे अगर कोई नाउन आ जाएगा, नाउन का मतलब किसी का नेम आ जाएगा, ठीक है, नेम, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस वही रहता है, ठीक है, सेम। नाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम सेम हो जाता है, और यू का हो जाता है। समझ गए? जैसे मैंने लिखा कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। आई टीच यू, इसमें आप बताएंगे कौन है सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट। कहेंगे सर बहुत ही आसान है। मैंने कहा कि बताइए। आपने कहा सर देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस हुआ। मैं कहा ठीक। आपने कहा सर इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा ठीक। तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। लेकिन फिर मैंने ऐसे अगर सेंटेंस लिख दिया कि यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हैं। यू टीच मी अगर मैंने लिख दिया कि आप मुझे पढ़ाते हैं, तो इसमें कौन सब्जेक्ट है? कहेंगे सर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बना, तो इसे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे।
इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बना तो इसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। यहाँ से एक बात आप सीखने को आपको मिला होगा कि जैसे ये वर्ब आएगा तो इस वर्ब का ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। इस वर्ब के बाद अगर इधर है तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब से पहले अगर यू होता है तो सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या मेरी बातें समझ पाए? ध्यान से सुनिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर वर्ब के बाद में यू दिखे तो आप बोलेंगे सर वो ऑब्जेक्टिव केस है, अगर वर्ब के पहले दिख गए तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस है। क्योंकि सब्जेक्टिव केस भी सेम, ऑब्जेक्टिव केस भी सेम। जब सेम सेम चीज़ें हैं तो आपको इससे धोखा हो सकता है, इसीलिए इसका मैंने नाम रखा कन्फ्यूजन। आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कहेंगे सर आया। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? इरेज कर दूँ। अब आइए एक एग्जांपल लिख देते हैं। अब मैंने लिखा लेट यू एंड, अब बताइएगा लेट यू एंड आई यही लिखिए फिर से गो देयर, जो सेंटेंस मैंने लिखा था, ठीक है? अब बताएंगे कि इस सेंटेंस में आपने क्या समझा कि अब लेट है, लेट के बाद अगर इस वर्ब के बाद है, ये वर्ब है ना कि नहीं है? आप कहेंगे सर वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इस वर्ब के बाद ये क्या है? कहेंगे सर ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो एंड क्या है? आपने बोला सर कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन जो होता है ना, ध्यान से सुनेंगे, एंड जो होता है एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। और एंड ऐसा कंजंक्शन होता है कि ये जोड़ता है हमेशा एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट से जोड़ेगा या एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। मैंने बताया आपको कि जो एंड होता है एक कंजंक्शन होता है, और ये ऐसा कंजंक्शन होता है कि एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट से जोड़ता है और एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से जोड़ता है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये एंड कंजंक्शन है तो किसको किसको जोड़ेगा? कहेंगे सर एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा या एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। आप मुझे बताइए कि ये है क्या? आपने कहा सर इस वर्ब के बाद आया है ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। कहेंगे सर जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये भी तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि अब समझ पाए कि यहाँ पे गलती क्या थी, आई नहीं, आपको यहाँ मी लिखने की ज़रूरत है। क्या मेरी बातें समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे, समझ गए ना? तो आइए अब फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अब फिर मैं एक और एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है? ताकि उससे आप बातें समझ सके मेरी। मैंने लिखा लेट, मैंने लिखा लेट रोहन एंड आई गो देयर। लेट रोहन एंड आई गो देयर, ऐसे आपके एग्जाम में आए और पूछा व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस या व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सी एरर है, क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो लेट है ये एक वर्ब है। इतना तो आप बोल लेंगे बिल्कुल। फिर आप मुझे बताएंगे कि इस लेट के बाद ये जो रोहन आया है ये क्या है? तो आप कहेंगे सर वर्ब के बाद जो आता है उसे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट कह देते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया। फिर आपने मुझे बताया कि सर ये एंड जो है कंजंक्शन से। मैंने कहा आपको कैसे पता? आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका जिक्र किया था। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा कि सर आप ये भी बताएं कि एंड ऐसा कंजंक्शन है कि ये एक सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट से जोड़ता है और एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से जोड़ता है, यानी कि सेम सेम चीज़ों को जोड़ता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब कंजंक्शंस पढ़ाएंगे। तो ये एंड के पहले जो आया है, अब चेक कर लो वो क्या है, चेक कीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद जो रोहन आया है ये हमारा लेट का ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि रोहन एक नाउन है। नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम सेम हो जाता है।
नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम सेम हो जाता है, आपने पढ़ा है। तो जब सेम सेम हो जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो एंड के बाद वाला भी हमें क्या चाहिए था, कहेंगे सर ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट चाहिए था तो इसको क्रॉस करके यहाँ पे लिखेंगे मी। क्या लिखेंगे, मी। तो लेट रोहन एंड मी गो देयर। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो एग्जाम वाले हमें कैसे कन्फ्यूजन करते हैं, तो इस बातों को आप समझते रहिए, ठीक है। चलिए हो गया। आइए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ और देखता हूँ हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट अब क्या हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जब बढ़ने की कोशिश की तो पता चला मुझे कि लिखना चाहिए हमें कन्फ्यूजन नंबर 3। मैंने कन्फ्यूजन नंबर 2 बात किया था पहले, अब लिखेंगे कन्फ्यूजन नंबर 3। अब कन्फ्यूजन नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंड नॉट के बारे में। किसके बारे में, एंड नॉट के बारे में। कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले आपने एंड की बात की और अब एंड नॉट की बात। हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट इसके पहले मैंने बात किया एंड के बारे में और आपको मैंने बताया एंड क्या है। बताइएगा जरा एंड है क्या, ये आपका काम है बताना। एंड है क्या? बिल्कुल सही बोला आपने कि एंड जो है ये एक कंजंक्शन है। क्या है? और फिर मैंने बात किया आपसे कि एंड नॉट क्या है, ये दोनों मिलकर क्या है, तो आपने बोला सर ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है? अगर आप नहीं बोले होंगे तो अब से बोलिएगा कि ये एंड नॉट एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक कंसेप्ट, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हाँ पढ़ चुके हैं कि रोहन एंड नॉट आई या मी विल गो देयर। रोहन एंड नॉट आई विल गो देयर या रोहन एंड नॉट मी विल गो देयर। अब आप मुझे बताएंगे कि रोहन हमारा क्या है। आप बोलेंगे कि सर नाउन है, नाउन है तो क्या करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड नॉट क्या है, आपने बताया सर ये एक तो प्रीपोजिशन है, क्योंकि आप यहाँ से सीख चुके हैं कि प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि मी सही है, आई गलत हुआ। तो रोहन एंड नॉट मी विल गो देयर। क्या बोलेंगे? रोहन एंड नॉट मी विल गो देयर, यानी कि रोहन वहाँ जाएगा, मैं नहीं, ठीक है। रोहन एंड नॉट मी विल गो देयर, ऐसा लिखेंगे। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? एक और समझा दूं आपको, बोलिए एक और चीज समझा दूं। चलिए आइए, जैसे मैंने लिखा कि सी एंड नॉट, सी एंड नॉट दे या देम हैज या हैव गॉन देयर। सी एंड नॉट दे या देम, हैज या हैव। अब आप मुझे यहाँ और यहाँ बताने की कोशिश करेंगे गॉन देयर। बताइए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। क्या बताया आपने? आपने क्या बताया? सी एंड नॉट। कहेंगे सर एंड नॉट तो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं बना कि इस दे या देम के हिसाब से लगे, तो ये किसके हिसाब से लगेगा? आपने बोला सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से क्या होना चाहिए? आपने बोला कि सर हैज होना चाहिए। तो सी एंड नॉट देम, और दे यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि प्रीपोजिशन है।
तो सी एंड नॉट देम हैज गॉन देयर। ठीक है, सही है, यहाँ हैव नहीं होगा। ठीक, तो क्या आप मेरी बातें समझ गए? आई होप कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। और इस कन्फ्यूजन नंबर 3 के बाद ना एंड नॉट को मैंने जो बताया और एंड को बताया, फिर इसके बाद अब डायरेक्ट हम प्रीपोजिशन की ही बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप इससे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए आइए तो अब बात करते हैं कन्फ्यूजन नंबर कितना, 4th कर लीजिए। इसको क्या करना है, इसको 4th कर लीजिए, या इसको ना अब कंसेप्ट नंबर क्या बोलेंगे, इसको कंसेप्ट नंबर आप 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसेप्ट नंबर 2 बोलेंगे। और कंसेप्ट नंबर, हाँ 2 ही बोलेंगे ना, 1 था ना, कंसेप्ट नंबर 2 बोलेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 में आप यहां पे बोलेंगे प्रीपोजिशन कंसेप्ट, प्रीपोजिशन कंसेप्ट। तो इस प्रीपोजिशन कंसेप्ट की बात करने वाला हूं, जिसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। आइए तो प्रीपोजिशन नंबर कंसेप्ट की मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिखेगा एक प्रीपोजिशन। क्या दिखेगा? प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के बाद में आपको दिखेगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन दिखेगा, प्रीपोजिशन के बाद आपको इसका एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद इसको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं कि राम विथ दे या देम विल गो देयर, विल गो देयर। राम विथ दे या देम विल गो देयर। तो राम यहाँ पे क्या आपने बोला? सब्जेक्ट है। विथ क्या है यहाँ पे? आपने बोला प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा उसे आप क्या बोलेंगे? कहेंगे कि सर मैं उसे तो ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, तो ऑब्जेक्ट टू किस चाहिए? दे का पत्ता साफ हुआ। तो राम विथ देम विल गो देयर, यानी कि राम विथ देम विल गो देयर, यानी कि यहाँ पे देम सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो कहेंगे सर मैं समझ पाया। तो राम विथ देम विल गो देयर। तो यहाँ पे विथ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आ गया, ये दोनों के ऊपर अगर मैं एक बॉक्स लगाऊं तो ये जाकर के हमारे बनेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसका जिक्र मैं शायद नाउन में कर चुका हूं। आप जाके अगर पढ़ सकते हैं नाउन के वीडियो, वहां पे आपको इस प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में देखने को मिलेगा। और यही जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सेंटेंस में जाके 2 तरीके से काम करते हैं। ये एडजेक्टिव फ्रेज का या एडवर्ब फ्रेज का काम कर जाते हैं। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? आप कहेंगे हाँ सर मैं तो समझ लिया। समझ पाए या नहीं समझ पाए? कहेंगे सर मैंने तो समझ लिया। समझ लिए तो मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ने की मैं कोशिश कर देता हूँ। चलिए आइए इसको इरेज करके ना थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब लिखेंगे आप ही केम टू मी या आई। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो टू लिखा गया है ना, ये एक प्रीपोजिशन है या नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल है। और कहेंगे सर इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि इस प्रीपोजिशन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी कि मी ठीक है, आई गलत है। इतना तो आप बता ही लेंगे। एक और मैं लिख दूँ क्या? अब बताएंगे आप मुझे सी छोड़िए, आई लिख लीजिए। आई वेंट देयर फॉर सी या हर। बताइए जरा क्या होगा? आई वेंट देयर फॉर सी और हर।
ठीक है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो यहाँ तो ठीक है सब्जेक्टिव केस। वेंट देयर, देयर एक एडवर्ब है, वहाँ गया था। फॉर क्या है, आपने बोला सर ये तो प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, आपने बोला सर ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सही ये गलत। तो क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे चाहिए हमें सब्जेक्टिव केस और कहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो कहाँ पे चाहिए सब्जेक्टिव केस और कहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। समझ गए ना। तो फिर चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब बात करेंगे कन्फ्यूजन नंबर कितना था, जो भी था उसके आगे वाला, ठीक है। 4 था या 3 था, तो 4 की तरफ बात करेंगे। अब आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कन्फ्यूजन 4 की, ठीक है। इसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अब इस कन्फ्यूजन से बचने का एक ही तरीका है, क्या है वो तरीका, कि हमें कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स वाले प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब बाकी सब प्रीपोजिशन तो आपको पता है कि इन होता है, टू होता है, फॉर होता है, ठीक है। ये सब कुछ प्रीपोजिशन है, शायद आपको पता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसा प्रीपोजिशन जो हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। जैसे एक विथ होता है, विदाउट होता है, ठीक है। फिर एक आता है ALONG अलॉन्ग विथ आता है, एक टुगेदर विथ आता है, टुगेदर विथ। विद मतलब होता है साथ, विद मतलब साथ यानी कि के साथ। जैसे रोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, तो क्या लिखेंगे, रोहन विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जाता है, गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाता है। रोहन विथ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल, रोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। तो क्या आप बनाएंगे, रोहन विथ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल, रोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। मैंने सेंटेंस लिखा, तो यहाँ विथ क्या है, आपने बोला सर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन सब को एक बॉक्स में जब बंद करते हैं तो इन सब को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, आपने बोला सर प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में जा करके क्या क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का। अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज की एक खासियत होती है कि जिसके बाद आता है उसी को क्वालिफाई कर देता है। तो मोहन विथ हिज फ्रेंड्स, मोहन विथ हिज फ्रेंड्स, मोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। तो विथ हिज फ्रेंड्स किसको क्वालिफाई करने की कोशिश किया, आपने कहा मोहन, मोहन ने रोहन, मैं मोहन पढ़ रहा था, रोहन को, ठीक है। और यहाँ पे जो रोहन लिखा है ये एक नाउन है कि नहीं है, आपने कहा सर ये बिल्कुल नाउन है। अगर ये नाउन को क्वालिफाई करने की कोशिश किया इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, समझ गए। और यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट हमारा कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि वर्ब क्या आना चाहिए। तो वर्ब क्या आना चाहिए रोहन के हिसाब से, बोलिए अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कहेंगे सर रोहन के साथ तो गोज होना चाहिए ना, आप बता नहीं रहे थे तभी से। तो अब इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गोज। क्या समझ पाए, समझ में आया या नहीं। तो इनके साथ साथ वर्ब में भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। साथ साथ समझिए कि आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम की एक टॉपिक होती है, वो भी कवर हो रहा है आपका, या उसे हम सिंटेक्स बोल देते हैं कभी कभी। तो वैसे सिंटेक्स नाम की कोई टॉपिक नहीं होती है। आपको सेंटेंस शुद्ध शुद्ध लिखना आ गया, करेक्ट लिख पा रहे हैं, तो बस सिंटेक्स खत्म। और ये तभी हो पाएगा जब पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर नहीं तो प्रॉब्लम है। तो अलग से सिंटेक्स नाम की टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिख दिया, कुछ और लिख दिया होता तो कहेंगे कुछ और का मतलब,
जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रोनाउन लिख दिया होता तो नाउन तो आप सब्जेक्टिव केस में लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस में सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे मैं ये लिख दिया होता कि रोहन विथ दे या देम, क्या होगा? फिर यहाँ पे अगर मैं पूछ लेता कि एज या आर गोइंग देयर, ऐसा मैंने लिख दिया होता तो कहेंगे सर रोहन तो हमारा सब्जेक्ट है ही, विथ एक प्रीपोजिशन है ही। मैंने कहा ठीक, कहेंगे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट है, इसको क्रॉस कीजिए, आगे बढ़िए, ये सही है। ऐसा बोलेंगे कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल बोलेंगे। तो रोहन विथ देम, और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब हमारा डिसाइड कौन करता है, कि वर्ब को डिसाइड करने वाला होता कौन है, कि वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, ये बताता कौन है? आप बोलेंगे सर ये बताता सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा इसी में है, यानी कि रोहन ही है। ये सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वो ऑब्जेक्ट होता है उस प्रीपोजिशन का, तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और ये वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा, तो रोहन के हिसाब से वर्ब आएगा, यानी कि इज होगा आर का पत्ता साफ, और कंटिन्यूअस है तो गोइंग देयर। ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्या आप मेरी बातें समझ गए या नहीं? तो यहाँ पे कुछ और का मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और नाउन आएगा तो नाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो सेम हो जाता है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? समझ पाए तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जांपल इसमें कर दे रहा हूँ, विदाउट में भी हो सकता है। तो जहाँ विद लिखा था मैंने वहाँ विदाउट भी लिख सकते थे, कि रोहन विदाउट हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के बिना स्कूल जाता है। तो विद और विदाउट का हो गया। मैं सोच रहा हूँ एक अलॉन्ग विद का आपको करा दूँ। मैंने लिखा रेखा, क्या है? किसी लड़की का नाम है, ठीक। बोलेंगे रेखा, फिर लिखेंगे along with her friends। रेखा along with her friends, फिर आगे लिखेंगे has या have come, बस रहने दीजिए, ठीक है। अब रेखा along with क्या है? आपको मैंने समझाया कि ये कन्फ्यूजन नंबर 4 है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। along with आपका प्रीपोजिशन होता है, ये चारों याद कर सकते हैं आप। देखिए with, विदाउट, along with, टुगेदर with। मीनिंग समझिए, with मतलब के साथ, with का मतलब के साथ, बोलिए एक बार मेरे साथ साथ, with का मतलब के साथ, विदाउट का मतलब के बिना, विदाउट का मतलब के बिना, along with का मतलब उनको साथ लेकर, along with का मतलब उनको साथ लेकर। जैसे रोहन अपने दोस्तों को साथ लेकर आता है, समझ रहे हैं? तो along with का मतलब किसी को, मतलब उनको साथ लेकर। टुगेदर विथ मतलब साथ साथ, टुगेदर विथ का मतलब साथ साथ। तो रेखा along with her friends, रेखा अपने दोस्तों को साथ लेकर हैज कम या हैव कम आ गई है। बोलेंगे रेखा अपने दोस्तों को लेकर आ गई है, अपने दोस्तों के साथ आ गई, मतलब दोस्तों को लेकर आ गई है। मीनिंग तो सबका लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो मीनिंग लगभग सबका क्या है, लगभग में सबका मीनिंग सेम ही है, बात एक ही है, थोड़ी सी अंतर है बस। तो रेखा अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को साथ लेकर आई है। बताइए अलॉन्ग विथ क्या है? आपने बोला सर अलॉन्ग विथ एक प्रीपोजिशन है, आपको मैंने समझाया। कहेंगे सर प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो हर फ्रेंड्स जो लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? आपने कहा सर बन गया। अब ऑब्जेक्ट बना तो ये वर्ब किसके हिसाब से लगता है? आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो अब हर फ्रेंड्स तो ऑब्जेक्ट हो गया, इससे कोई इसका मतलब नहीं बना, मतलब नहीं बना तो यहाँ रेखा के हिसाब से देखना है। रेखा क्या है? आप बोलेंगे सर एक लड़की है, मतलब नाम है लड़की का, सब्जेक्ट हुआ, तब इसके हिसाब से कहेंगे सर हैज होगा, हैव का पत्ता साफ। नहीं समझे? अब लोगों को लगा करे रेखा अपने दोस्तों के साथ आ रही है, दोस्तों को लेकर के आ रही है, तो ज़्यादा लोग हो गया ना तो हैव लगा देंगे, ऐसा नहीं सोचना।
ज़्यादा लोगों को आ रही है, लेकिन बात तो रेखा की हो रही है ना, कि रेखा अपने दोस्तों को लेकर आ रही है, दोस्तों के साथ आ रही है, दोस्तों के बिना आ रही है, रेखा ये करके आ रही है, रेखा दौड़ कर आ रही है। तो बात तो रेखा के बारे में हो रही है, वो किस तरह से आ रही है वो छोड़िए, बात रेखा के बारे में हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये है और इसके हिसाब से होना चाहिए हैज। क्या समझ पाया, नहीं समझ पाए? अब आप कहेंगे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं या वर्ब पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं प्रोनाउन ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोनाउन से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक टॉपिक है, वो भी कवर हो जाएगा आपका। समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जांपल्स की तरफ आपको बढ़ाते हैं। और एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और है, ये अलॉन्ग विथ क्या है, प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इनके ऊपर अगर एक बॉक्स लगा देते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इस सेंटेंस में दो तरीके से काम करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। अब आप मुझे बताएंगे कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है एडवर्ब का, बताइए। कहेंगे रेखा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, रेखा अपने दोस्तों के साथ। ये रेखा क्वालिफाई कर रहा है, और रेखा क्या है, आप बोलेंगे सर नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। समझ गया, नहीं समझ पाए? कहेंगे सर ठीक है समझ लिए। देख रहे हैं, इतना डीपली में जब जाके पढ़ेंगे तब आपका ग्रामर कंप्लीट होगा। तो इन सारी बातों को एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कन्फ्यूजन अगला आपका जो हो सकता है उसमें कौन सा, इसी प्रीपोजिशन का एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बिटवीन कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, मतलब बिटवीन को लेकर के कई बार लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। किसको, बिटवीन। जानते हैं बिटवीन ना किसे कहते हैं? अरे बिटवीन, बिटवीन को कहते हैं और किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कन्फ्यूजन लिखूंगा ये हमारा इस बिटवीन टॉपिक के ऊपर होगा। इसको बिटवीन कंसेप्ट या बिटवीन कन्फ्यूजन बोल सकते हैं। बिटवीन मतलब के बीच। अब देखिए ये जो बिटवीन होता है ना, ये क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। अब बिटवीन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर एंड आता है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोल सकते हैं। यानी कि बिटवीन के बाद 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे बोलेंगे देयर, देख रहा है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, देयर इज नो डिस्प्यूट। एक काम करते हैं, इसको ना मैं इरेज कर देता हूँ, और इरेज करके मैं क्या लिखता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ ताकि एक लाइन में हो जाए तो अच्छा दिखेगा, नहीं तो इस तरह से गड़बड़ हो जा रहा है। यहीं से लिख देता हूँ, ठीक है। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन सी एंड ही। अब आपको ना कन्फ्यूजन यहाँ पे इस वजह से होगा कि आप ध्यान देंगे कि सर आपने बताया था जो एंड होता है एक कंजंक्शंस होता है। बिल्कुल मैंने बताया था। फिर कहेंगे सर आपने ये बताया कि एंड कंजंक्शंस होता है, तो कंजंक्शंस के पहले जो होता है कंजंक्शंस के बाद भी वही होना चाहिए, मतलब इस कंजंक्शंस के बाद एंड के बाद। तो कहेंगे सर इसके पहले मैंने सब्जेक्टिव केस दिखा, तो फिर बाद में भी सब्जेक्टिव केस दिख गया, यानी कि सर सही है, लेकिन फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। इस बात को आप याद कीजिए, इस बात को, ठीक है, इस बात को याद कीजिए कि बिटवीन के बाद एक ऑब्जेक्ट, फिर एंड, फिर दूसरा भी ऑब्जेक्ट। तो बोलेंगे देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन सी एंड ही, तो गलत है। क्यों? क्योंकि बिटवीन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बिटवीन हर एंड हिम। समझ पाए? बोलिए। तो अब बिटवीन को लेकर कन्फ्यूजन तो नहीं ना होंगे, नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होता। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हर एंड हिम। बिटवीन भी आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, आप क्यों लिख रहे हैं कुछ और? तो समझ में आया कि नहीं आया? कहेंगे सर आ गया। जब आ गया तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, तो मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर लेता हूँ। एंड नॉट के बारे में तो आपको बताया जा चुका है ना, बताया जा चुका है। तो अब बात कर लेते हैं अगले कन्फ्यूजन की तरफ, और जिसको हम बोलेंगे पता नहीं कौन सा कन्फ्यूजन था आपका, कौन सा कन्फ्यूजन था ये। अब 1 2 3 4 देख लीजिएगा, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब बात करेंगे अगले कन्फ्यूजन की, जिसको हम बोलते हैं बट कन्फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बट, मतलब बट को लेकर के कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। तो आइए, हो गया आपका। तो अब इसी बट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। चलिए, इसका नाम रख लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन वाला नाम हो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे जो भी काउंट करते आए हों, ठीक है। हो गया आपका टाइम 48 मिनट। तो कन्फ्यूजन जो है ना, यहाँ पे आपको बट को लेकर के हो सकता है। क्यों? क्योंकि बट कई तरीके से काम करता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीका बताने वाला हूँ। वैसे बट आपका कंजंक्शंस भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। क्योंकि सर बट प्रोनाउन मैंने कभी सुना नहीं, बट प्रोनाउन कैसे हो जाता है? बट आपका प्रोनाउन भी होता है और बट आपका एडवर्ब भी हो जाता है। क्योंकि सर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कोई ज़रूरी नहीं है जो आप सोचेंगे नहीं वो हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो बट की यहाँ पे मैं 2 ही जिक्र करने वाला हूँ, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस, बस। ठीक, जब मैं बात करूँगा रिलेटिव प्रोनाउन की, वहाँ मैंने आपको बताऊँगा बट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो चलिए आइए, अभी पहले फ़िलहाल मैं बात करना चाहता हूँ इस बट की। किसकी? तो बट है क्या? तो आप बोलेंगे सर ये जो बट है ना, अभी यहाँ पे 2 तरीके से यूज होगा। पहला चीज़ कि ये एक कंजंक्शंस होता है। कहेंगे सर ये तो मुझे पता है, ये सबको पता है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि बट एक प्रीपोजिशंस भी होता है। तो कहेंगे सर ये कुछ लोगों को ही पता होगा। और जब ये कंजंक्शंस होता है बट, तो इधर एक सब्जेक्ट आपको दिखता है, फिर इधर एक वर्ब दिखता है, फिर कॉमा लग करके आपका ये बट आता है, और बट के बाद फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब दिखता है। नहीं समझे? देखिए, इधर सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगा यानी कि एक सेंटेंस दिखेगा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब दिखेगा यानी कि एक सेंटेंस दिखेगा, बीच में आपका बट यानी कि कंजंक्शंस दिखेगा। समझ रहे हैं? कहेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। और जब ये प्रीपोजिशंस हो जाता है तो इसकी मीनिंग हो जाता है के अलावा, के अलावा, या बोल सकते हैं के सिवाय, ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए जैसे भी हो, के अलावा या के सिवाय, या बोल सकते हैं को छोड़कर। क्या बोल सकते हैं? को छोड़कर, किसी को छोड़कर। ठीक है, तो बट की ये मीनिंग हो सकती है जब प्रीपोजिशन होगा तब। तो पहले इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज करूँगा, उसके बाद मैं इन पे एग्जाम्पल्स दूंगा, फिर आप उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अगर आ गया तो वेरी गुड इसके लिए। ठीक है, तो चलिए, शायद अब आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। फिर मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उस एग्जाम्पल्स का आंसर आप देने की मुझे कोशिश कर लेंगे। आइए बता दूँ, ये बातें याद रखेंगे, बट कंजंक्शंस प्रीपोजिशन होते हैं दोनों। ठीक, यहाँ के लिए वैसे होते ये बहुत कुछ है। ठीक है, आइए अब बात करता हूँ यहाँ पे। रुकिए, मैं लिख रहा हूँ आई। ठीक है, जैसे मैंने लिखा RASHMI, रश्मि invited me but I या me did not go।
आप बताएंगे। रश्मि इनवाइटेड मी, रश्मि मुझे इनवाइट की थी, बट आई या मी डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, कहेंगे रश्मि इनवाइटेड मी, रश्मि मुझे इनवाइट की। आप बोलेंगे सर देखिए ये जो है एक वर्ब है। मैंने कहा ठीक कहा आपने, कहा कि सर वर्ब के बाद जो आता है उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसीलिए उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो आपने लिखा सही है, मैंने कहा ठीक कहा आपने। फिर कहेंगे कि सर आपने बोला कि बट जो है एक प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस दोनों हो सकता है। कंजंक्शंस होगा तो इसके पहले सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगा, तो कहेंगे सर यहाँ सब्जेक्ट और ये वर्ब तो दिख ही रहा है। ये मत सोचिएगा सर ऑब्जेक्ट भी तो दिख रहा है, आपने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं था। मैंने नहीं बोला था कि ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये दो जरूर आना चाहिए, सब्जेक्ट या वर्ब। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो और अच्छी बात, नहीं आया तो भी कोई बुरी बात नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि इधर एक सेंटेंस हो गया? वैसे सेंटेंस है नहीं, ये क्लाज है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्लाज कैसे है। ठीक है, लेकिन फिलहाल सेंटेंस समझिए बातों को समझने के लिए। तो एक सेंटेंस हुआ, आपने बोला कि सर इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब मुझे दिख रहा है, सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो इसका मतलब बट यहाँ पे एक कंजंक्शन है। क्या है? बोलेंगे सर ये कंजंक्शन है, क्योंकि जोड़ रहा है इस बात को और इस बात को। जब जोड़ रहा है तो ये सब्जेक्ट ही चाहिए इस वर्ब के लिए, तो वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मी गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? रश्मि इन्वाइटेड मी बट आई डिड नॉट गो देयर, या गो बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं गया था। ठीक, समझ गए? एक और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, नीचे कर लें, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आइए, मैंने अगर बताया, आपको लिखा, ये इसको मैं इरेज करके ही लिख देता हूँ। ठीक है, आइए थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी की जगह पे एकदम बिल्कुल लिख देता हूँ ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, नो वन बट आई या मी कैन हेल्प यू, कैन हेल्प यू। नो वन बट आई कैन हेल्प यू या नो वन बट मी कैन हेल्प यू, कौन होगा आप मुझे बताएंगे? नो वन बट आई कैन हेल्प यू या नो वन बट मी कैन हेल्प यू? तो आप बोलेंगे नो वन बट आई कैन हेल्प यू, गलत है। क्या बोलेंगे? नो वन बट मी कैन हेल्प यू। क्यों? क्योंकि बट जो है यहाँ पे ये एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है, ये एक प्रीपोजिशन के जैसे यूज हुआ है। और जब ये प्रीपोजिशन के जैसे यूज होता है तो इसकी मीनिंग होता है के अलावा, के सिवाय या को छोड़कर। तो बोलेंगे नो वन मतलब कोई नहीं, बट मी मेरे अलावा। समझ रहे हैं? देखिए मीनिंग निकालिए, नो वन बट मी, यानी कि नो वन मतलब कोई नहीं, बट मी मतलब मेरे अलावा, मेरे अलावा कोई नहीं कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकता है। मतलब मेरे अलावा कोई नहीं आपकी मदद कर सकता है, या मेरे सिवाय कोई नहीं आपकी मदद कर सकता है, या बोल सकते हैं कि मुझे छोड़कर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के जैसे यूज हुआ तो बोलेंगे सर चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ये सही आई गलत। यानी कि बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है और बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, लेकिन बट अगर आपका प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस, और बट आपका कंजंक्शन है तो सब्जेक्टिव केस। समझ पाए? और बट एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद मी, ये दोनों मिलके बना आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करते हैं, सब्जेक्टिव केस या एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरीके से। अगर इस प्रोनाउन में डिटेल सेट कर रहा है तो एडजेक्टिव बन गया। समझ गए या नहीं? आइए एक और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं आपके लिए, आप आंसर्स उसका करेंगे, उसे मैं नहीं करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, क्योंकि आपका टाइम हो गया है लगभग 1 घंटा, यानी कि 55-56 मिनट। ठीक, तो आइए मैं बात करता हूँ क्या, एवरीबॉडी, या इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर उसका आप आंसर कर देंगे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। वो आंसर्स आपके लिए रहेगा, एकदम तैयार होकर के बैठे रहिएगा और उसका आंसर्स आप देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। एवरीबॉडी, ये एवरीबॉडी क्या पढ़ते हैं? एवरीबॉडी
बट आई या मी, एवरीबॉडी बट आई या मी विल गो देयर। अब बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, मी होगा या आई होगा, इसका आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि क्या आप मेरी बातें कितना समझते हैं और कितने मन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे समझ करके अगर एक कमेंट करेंगे तो अंदर से मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि अंत तक देखे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ।